Hi guys, myself नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद नीलू। कल हमने पढ़ा था इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट 3 पढ़ा था। तबीयत खराब होने की वजह से मुझे ज़्यादा छोड़ना पड़ा था, तो कल हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा था। आज हम पढ़ाएंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट 3। तो कल बता देते, लेकिन थोड़ा बहुत और जान लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो जैसे कि इंडिया का साउथ में आपने देखा होगा वी शेप में ये ऐसा शेप है। ठीक है, तो ये इसमें पड़ता है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय, इसको प्रायद्वीप क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन फर्स्ट उठता है। तो क्वेश्चन मैंने बताया था कि वो क्षेत्र या वो एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है, तो उसको हम प्रायद्वीपीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे पठार पाए जाते हैं, तो उसको प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। तीन कौन से ऐसे वाटर वाले क्षेत्र हैं, पानी वाले एरिया जो जो इंडिया को तीन ओर से घिरे हुआ है? तो उधर है अरब सी, इधर है बे ऑफ बंगाल एंड इधर है इंडियन ओशियन। ओके, तो ये हो गया प्रायद्वीप, यानी कि प्रायद्वीप का मीन्स कि जो क्षेत्र या जो स्थान या जो एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानें तो प्रायद्वीपीय जो भारत है उसमें जो पठार फैला हुआ है, उसका जो एरिया है वो 60 लाख यानी कि 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का जो एरिया है, प्रायद्वीपीय पठार भारत में फैला है, वो 16 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। और ये एक जो भारत की एक सबसे बड़ी भू आकृति बोला जा सकता है इसको, क्योंकि ये वी शेप में ये सबसे ज़्यादा एरिया जो इंडिया का घेरा हुआ है, तो भारत की सबसे बड़ी भू आकृति बोलते हैं इसको। और इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो गोंडवाना प्रकार की, जो गोंडवाना लैंड था उसकी चट्टानों से हुई है। तो गोंडवाना लैंड मैंने बताया था पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में, कि जैसे ये अर्थ है इसको हम पहले बोलते थे पेंजिया। ठीक है, जब इस पर जीवन नहीं था। तो इस जैसे कि नॉर्थ और साउथ में बटा हुआ है इक्वेटर से, तो बीच में था टैथिस सागर और ऊपर था हमारा अंगार लैंड और नीचे था गोंडवाना लैंड। तो जो गोंडवाना लैंड है, तो हमारा आपने देखा होगा, अगर हम जो हमारा वर्ल्ड का मैप है उसको सबको जोड़ दिया जाए तो सारे एक दूसरे से चिपक जाएंगे। अभी बटे हुए हैं, जैसे मेडागास्कर है, तो मेडागास्कर इंडिया से थोड़ा दूर है, पीछे हट के अफ्रीका से जाके जुड़ता है। और अगर उसको जोड़ दिया जाए तो वो अफ्रीका में भी जुड़ जाएगा और इंडिया में जुड़ जाएगा। तो इंडिया का जो शेप है ये वी वाला, तो वो इस वाले एरिया का यानी गोंडवाना लैंड का भाग बोला जाता है। और इसकी आकृति है, जो इसका शेप है वो त्रिकोणीय त्रिभुजाकार आकृति का है। ओके, और इसमें जो नदियां हैं गोंडवाना लैंड में या फिर जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसमें दामोदर, सोन और गोदावरी महानदी हैं, इसका बेसिन पाया जाता है। और इसका संगठन हुआ है कोयले से, और कोयले का जो युग था वो था कार्बोनिफेरस युग। अगर क्वेश्चन ये होता है कि कार्बोनिफेरस युग बोला जाता है, अगर कार्बोनिफेरस और कोयला आता है तो दोनों का बिल्कुल मैच करता है। ओके, तो ये वही इसकी विशेषता आकार में त्रिकोणीय है, यानी कि त्रिभुजाकार आकार का है ये। और इसका जो शेप है ये वी, इसकी जो एक चोटी मिलती है साउथ में जाके, उसका शीर्ष है वो कन्याकुमारी में पड़ता है। ठीक है, और इसका एरिया बता ही दिया, और ऊंचाई है लगभग 600 से 900 मीटर के बीच में है। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो अपने सामने, उनका जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और जो ताप्ती, दो अपवाद हैं नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती, वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो पहले ये देखो पूर्व से पश्चिम, और ये क्या है, जैसे कि ये है डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट, मोस्टली सब जानते हैं लेकिन फिर भी एक बार, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ वेस्ट है। ठीक है, और ये साउथ ईस्ट है और ये है नॉर्थ वेस्ट। तो जो जितनी भी नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, उनका बहाव है वो हमारा है पश्चिम से लेके पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से लेके, लेकिन जो नर्मदा और ताप्ती हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि इस साइड से इस साइड की ओर बहती हैं। इसी कारण से क्या है, जो लूनी और नर्मदा नदी हैं वो जाके अरब सी में जाके गिरती हैं। ठीक, और बाकी सारी नदियां हैं जो दक्षिण भारत की, वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। क्यों, ये इस तरीके से है, इधर है अरब सी तो इधर बहाव होगा तो इधर अरब सी में जाके गिरेंगे, इधर है बे ऑफ बंगाल तो बहाव होगा पश्चिम से पूर्व की ओर तो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी ये। ओके, और जो ये है प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे पुराना भूभाग है, ये बोला जाता है इसको।
तो एक बार देख लीजिए इंडिया के मैप में, ये पूरी जितना भी है ज्योग्राफी इसका फिजिकल पूरा फिजिकल दिखा दिए ना इसमें। एक सेकेंड, ये इंडिया, इधर ये पाकिस्तान पश्चिम में, इधर पड़ता है चाइना, ये तिब्बत, ये नेपाल, भूटान, सब लोग जानते होंगे। यहाँ पे है ये ट्रांस हिमालय, मैंने हिमालय का फर्स्ट बताया था ट्रांस हिमालय, जिसमें कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणियाँ थीं। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश यहाँ तिब्बत में पड़ती थी। फिर ये हिमालय है, हिमालय बताया था मैंने तलवार की आकृति में इस तरीके से फैला हुआ है। तो यहाँ पे ये हिमालय, हिमालय के में ही कुछ पहाड़ियाँ आती हैं जिनको मैंने पूर्वांचल हिमालय बोला था, और ये पूरा हिमालय है। इसमें द हिमालय, द ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय जिसमें धौलाधार और पीर पंजाल और शिवालिक श्रेणी, ये इस तरीके से पढ़ा था। और साथ में मैं जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें हमने मैदान पढ़ा था, इस तरीके से ये फैला हुआ था प्लेन। तो इसमें हमने राजस्थान का, पंजाब और हरियाणा वाला और गंगा का मैदान पढ़ा था, साथ में ब्रह्मपुत्र और असम का मैदान पढ़ा था। इतना हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्लेट्यू के बारे में। तो प्लेट्यू ये सेंट्रल हाईलैंड यानी कि इसको पढ़ेंगे हम, दक्कन प्लेट्यू पढ़ेंगे हम, ठीक है, और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट ये बाद में पढ़ेंगे। ये इस तरीके से ये इतना पार्ट है जो हमारा वो प्लेट्यू से घिरा हुआ है। तो इसमें सेंट्रल प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू, मेवाड़ प्लेट्यू, ये सारे प्लेट्यू आते हैं। तो ये है अरेबियन सी और इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है इंडियन ओशियन, ये लिखा है इंडियन ओशियन। ओके, तो इधर वाला ये बताया, इधर है हमारा ईस्ट, इधर है वेस्ट। तो इसके पास में जो ये घाट लगते हैं इनको वेस्टर्न घाट और इनको ईस्टर्न घाट पड़ते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, लेकिन ये दूसरी क्लास में पढ़ाऊँगी, आज सिर्फ और सिर्फ प्लेट्यू पढ़ना है हमें, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए क्या क्या है इसका। ट्रांस हिमालय ऊपर, फिर ये हिमालय इस तरीके से फैला हुआ है, फिर गंगेटिक प्लेन नॉर्थ ईस्ट है, ये डिज़र्ट है जो थार डिज़र्ट है हमारा राजस्थान में पाया जाता है, और ये सेंट्रल हाईलैंड, दक्कन हाईलैंड, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। इसको ये वाला वेस्टर्न में यहाँ कोंकण, ये भी होता है कि जो कोंकण है या मालाबार तट है, मालाबार कोस्ट या कोंकण कोस्ट है, ये कौन सी साइड पड़ता है, ईस्टर्न या वेस्टर्न। तो ये चीज़ तो क्वेश्चन देखो, कोंकण कोस्ट और मालाबार ये वेस्टर्न घाट के पास में है, तो वेस्टर्न घाट में पड़ता है, और लक्षद्वीप के पास में, और कोरोमंडल तट है ये हमारा ईस्टर्न घाट में है, ठीक है। ये चीज़ देखना। ये माउथ ऑफ गंगा है, इस यहीं पे है सुंदरबन का डेल्टा जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ या मारवाड़ पढ़ रहे थे, जो ये पठार है ये पूर्वी राजस्थान में बना हुआ है, मारवाड़ का मैदान, और ये अरावली के पश्चिम में स्थित है। जैसे ये अरावली श्रेणी है इस तरीके से अरावली उसके पश्चिम में यहाँ पे बना हुआ है मारवाड़ का पठार या मेवाड़ का पठार। और इसमें क्या क्या पाता है, बलुआ पत्थर, सेल्स और लेमस्टोन से बना हुआ है। तो बिंद काल का है, बलुआ पत्थर, सेल्स और लेमस्टोन से बना है, और ये अरावली श्रेणी जो मुख्य है, तो अरावली श्रेणी के पश्चिम में है। तो ये जो श्रेणियाँ हैं इनको मैं पढ़ाऊँगी बाद में, ये ख़त्म होने के बाद, लेकिन एक थोड़ी सी जान लीजिए। जो अरावली श्रेणी है वो दिल्ली से लेकर यहाँ से गुजरात तक फैली हुई है, और पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और ये विश्व का सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना वलित पर्वत में से एक है, ठीक है। इसको अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में भी देखा जाता है। ये अवशिष्ट क्या होते हैं, वलित क्या होते हैं, वलित यानी कि जो नए बनते जाते हैं और जिनका मतलब कुछ ना कुछ उसमें निर्माण होता जाता है, नई नई मतलब ऐसा पर्वत ऐसा पर्वत जिस मतलब जो एक टाइम बढ़ गया फिर वो आगे बढ़ता रहता है। और अवशिष्ट ये है कि बढ़ा और फिर उस थोड़ा घिसाव हो गया उसमें, तो अवशिष्ट भी बोला जाता है इसको, वलित दोनों में बोला जाता है, ठीक है। और इस जो ये पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम आबू पहाड़ी में स्थित है एक गुरु शिखर। तो इस जो गुरु शिखर की कौन सी पहाड़ी की है, वो अरावली श्रेणी की है, और इस पहाड़ी कौन सी है उस पर, वो है आबू पहाड़ी, ठीक है। और आगे के बाद में देखेंगे, फ़िलहाल इतना ही देख लो, ठीक है।
नेक्स्ट है केंद्रीय हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड जिसको बोलते हैं। ये मध्य भारत का पठार बोलते हैं, या पठार कुछ भी बोल दीजिए, क्योंकि स्पेलिंग PATHAR होता है, प्लेट्यू भी पठार भी, तो मध्य भारत का पठार या पठार भी बोलते हैं। और ये मारवाड़ या मेवाड़ के उत्तर पश्चिम के पूर्व में है, ठीक है। मेवाड़ या मारवाड़ के पूर्व में स्थित है, यानी कि इधर मारवाड़ या मेवाड़ इधर था अरावली, और इस साइड में पड़ेगा इसके पूरब में, ठीक है, केंद्रीय हाईलैंड। अधिकांश पठार हैं वो, जो ये वाला पठार है वो अधिकांश जितने भी प्लेट्यू वो चंबल नदी के बेसिन की तरह हैं, जो कि दरार घाटी में बहती हैं, ठीक है। चंबल नदी एक ऐसी नदी है सबसे ज़्यादा अपना एक उसमें मतलब एक घाटी बना लिया चंबल नदी ने, तो भारत में एकमात्र ऐसी नदी है जिसने घाटी बना ली, वो भी बहुत गहरी, जिसमें सुना जाता है कि डाकू वगैरह भी रहती है उसमें, इतना गहरा हो चुका है उसमें। तो अब एक इसमें क्वेश्चंस देखिए। काली सिंध के रूप, पहले पूरा पहरा। राणा प्रताप सागर से बहने वाली काली सिंध के रूप में मेवाड़ पठार से बहने वाली बनास नदी और मध्य प्रदेश से बहने वाली पार्वती नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी हैं। अब ये देखो निकलती कहाँ कहाँ से हैं। तो काली सिंध है वो राणा प्रताप सागर से, मेवाड़ पठार से बहने वाली वो बनास नदी है, और मध्य प्रदेश में पार्वती। अगर ये आती है कि पार्वती किसकी सहायक नदी है, वो चंबल की सहायक नदी है, बहती कहाँ है? मध्य प्रदेश में बहती है। और काली सिंध कहाँ से? राणा प्रताप सागर से। ओके, क्लियर। ये बलुआ पत्थर से बनी गोल पहाड़ियों के साथ एक रोलिंग पठार बनाता है, यानी बलुआ पत्थर से बनी गोल गोल पहाड़ियों से रोलिंग पठार बना हुआ है। यहाँ पे घने जंगल भी पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? सेंट्रल हाईलैंड में। नेक्स्ट है बुंदेलखंड अपलैंड या बुंदेलखंड प्लेट्यू। ओके, तो इसमें ये है कि बुंदेलखंड के ऊपर कई प्रकार की गहरी घाटियों द्वारा विभाजित किया गया है, जिसमें ग्रेनाइट और नीस भी शामिल है। गनीस नहीं, नीस शामिल है, यानी और उत्तर प्रदेश के 5 जिलों और मध्य प्रदेश के 4 जिलों में फैला हुआ है। जो बुंदेलखंड है वो यूपी के 5 जिले हैं और एमपी के 4 जिलों में फैला हुआ है। इसमें अगर पहाड़ियों और चट्टानों की बात करें तो ग्रेनाइट बलुआ पत्थर से बनी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, छोटी छोटी, ठीक है, एक सीरीज़ के रूप में। नेक्स्ट है मालवा का पठार। ये लावा से बना हुआ है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। एमपी में पाया जाता है मूल रूप से मालवा का पठार, तो इसमें काली मिट्टी से ढका हुआ है। सामान्य ढलान इसका उत्तर की ओर है, ऊपर की ओर है, यानी उत्तर की ओर है। वहाँ जल निकासी की 2 प्रणालियाँ हैं, उत्तर में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। यानी जो मालवा का जो प्लेट्यू है उसमें 2 पानी यानी नदियों के लिए ढलान है, एक इधर अरब सी और इधर बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, और इसका ढलान है उत्तर की ओर। नेक्स्ट है बघेलखंड का पठार। ये मैकाले श्रेणी के उत्तर में है। ये श्रेणियाँ यानी कि जो हमारी पहाड़ियाँ वो बाद में कराऊंगी, पूर्वांचल वाली करा दी हैं, पूरा मैपिंग करा के कौन सा कहाँ पे पठार है, कौन सी श्रेणी है, फिलहाल एक एक टॉपिक को इसमें देख लो। बघेलखंड जो है वो मैकाले श्रेणी के उत्तर में स्थित है। पश्चिम में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के मध्य और पूर्व में ग्रेनाइट है, ठीक है। तो जो बघेलखंड का पठार है उसके पश्चिम में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर पाया जाता है, और बीच में और पूर्व में ग्रेनाइट है, ठीक है। तो इस जो ये पठार है, जो पठार का जो भाग है, मध्य भाग है, उसके उत्तर में सोन जल निकास प्रणाली और दक्षिण में महानदी प्रणाली के बीच पानी के विभाजन के रूप में कार्य करता है। ये पठार है, मैंने बताया पश्चिम में इसके यहाँ पे वो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर, पूर्व में ग्रेनाइट है, ठीक है। और इसके जो ये पठार है इसके बीचों बीच में 2 चीज़ें हैं, यानी कि जल निकास के लिए ऊपर उत्तर में सोन जल निकास प्रणाली और दक्षिण में महानदी। तो एक क्वेश्चन और इससे कि सोन नदी और महानदी कौन से पठार में, ठीक है, तो वो हैं हमारे बघेलखंड के पठार में है। इसमें भनेर, ये भीरर हो गया गलती से, भनेर और कैमूर कुंड की धुरी के करीब स्थित हैं, यानी कि जो ये मालवा है, बघेलखंड का प्लेट्यू है उसमें कैमूर कुंड की धुरी और भनेर की दूरी के करीब स्थित है ये, ठीक। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार। ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी प्रक्षेपण का प्रतिनिधित्व करता है। जो छोटा नागपुर का पठार है ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है, झारखंड के धनबाद और गया में है, हजारीबाग तथा रांची जिलों पर फैला हुआ है। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों में है, और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला
और झारखंड का धनबाद, गया, हजारीबाग और रांची है। तो बहुत सारे में आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में है, ठीक है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे में फैला है, लेकिन मेन पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। और इसमें जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो स्वर्णरेखा, सोन नदी, दामोदर नदी हैं इसमें, ठीक है, प्रमुख इसकी नदियां हैं। और सोन नदी जो है इस पठार के उत्तर पश्चिम में बहकर गंगा नदी में मिल जाती है। ये जैसे ये पठार है, इसमें सोन और दामोदर, स्वर्णरेखा महानदियाँ बहती हैं। जो सोन रिवर है वो उत्तर में बह के जाके जो गंगा नदी है उसमें जाके मिल जाती है। और जो इसकी यानी कि छोटा नागपुर पठार की दक्षिणी सीमा बनाने वाली नदी महानदी है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि दक्षिणी सीमा कौन बनाती है, महानदी बनाती है, ठीक है। और इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। ओके, नेक्स्ट आगे। सोन नदी इस पठार के उत्तर पश्चिम में बहती है और गंगा में मिलती है। ये मुख्य रूप से गोंडवाना चट्टानों से बना है। गोंडवाना चट्टान तो समझा ही दी थी मैंने। इसमें जो जो नदियाँ हैं, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बरकर और दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है मेघालय का पठार। ये शिलोंग पठार या मेघालय के पठार दोनों से नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये एक भ्रंश के द्वारा मालदा गैप से अलग हुआ है। यानी मेघालय इस तरीके से मेघालय है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये इस तरीके से बीच में गैप, यहाँ पे मेघालय पड़ता है तो यहाँ पे मालदा गैप है। और यहाँ बीच में बे ऑफ बंगाल, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। तो ये जो हमारा मेघालय का पठार है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। देखो अभी समझाती हूँ। जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है तो प्रायद्वीपीय पठार है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे मेघालय पड़ता है यहाँ पे, तो ये इसका हिस्सा है, लेकिन यहाँ बीच में पड़ जाती है बे ऑफ बंगाल और इधर बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से यहाँ पश्चिम बंगाल, ठीक। तो ये एक यहाँ पे इसके बीच में एक गैप पाया जाता है, मालदा गैप, उससे ये अलग हुआ है। यानी कि जो हमारा मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और एक भ्रंश के कारण मालदा गैप, एक गैप है मालदा गैप, उससे अलग हुआ है ये, ठीक। इस चीज़ पे ध्यान रखना। और इस जो ये हमारा पठार है इसको शिलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चिमी सिरे पर गारो पहाड़ी तथा पूर्वी सिरे पर इसके जयंतियाँ पहाड़ी स्थित हैं। इसके जो शिखर है उस पे शिलोंग का पठार, यानी कि इसको सबसे ऊंचा पठार बोला जाता है और शिलोंग स्थित है इसकी, यानी कि जो मेघालय की राजधानी है। और इसी पठार में मासिन राम, जो विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा अंकित किया जाने वाला स्थान है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो विश्व पठार, इसी पठार में मासिन राम, एक जगह चेरापूंजी और मासिन राम इसी पठार में स्थित हैं। ओके, आगे गारो राजमहल खाई यानी कि जो पहाड़ियाँ हैं इसी पठार का मुख्य ब्लॉक से अलग करती हैं। ये सारी चीज़ें अपना देख लेना एक बार, ठीक है। अब आते हैं हम दक्कन के पठार पे। दक्कन का पठार या महाराष्ट्र का पठार, अगर इसका कवरेज एरिया देखा जाए तो ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला इसका विस्तार है और ये पूरे महाराष्ट्र पर फैला हुआ है दक्कन का पठार। और ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। इसका जो ढाल है उत्तर की ओर सतपुड़ा पहाड़ी की ओर है और तथा बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतपालम पहाड़ी आदि इस पर स्थित हैं। यानी कि जो ये दक्कन का पठार है वो महाराष्ट्र में, और इसमें जो भाव है उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा, विंध्य, उत्तर में महादेव, माइकल, नहीं मैकाले है, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। इस चीज़ को देखो, यानी इस तरीके से इधर पश्चिमी पूर्वी घाट, इधर पश्चिमी घाट, यहाँ पे है दक्कन का पठार। तो ओके, तो पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट और इसके उत्तर पश्चिम में उत्तर ऊपर और पश्चिम में यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी है और विंध्य, सतपुड़ा विंध्य है। उत्तर में यहाँ पे महादेव है और मैकाले है, ठीक है। और इधर पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 मीटर है इसकी ऊंचाई। तो इसके अलग अलग पार्ट हैं इसके दक्कन प्लेट्यू का। तो फर्स्ट है महाराष्ट्र का पठार। ये 36 लावा सीटों ने विशिष्ट दक्कन ट्रेपेस्टर का निर्माण किया है। यानी यहाँ पे लावा यानी कि लावा है, तो यानी कभी ना कभी ज्वालामुखी आए थे या आते रहते हैं, इस चीज़ की संभावना है। जहाँ काली मिट्टी है वहाँ पे ज्वालामुखी से ही काली मिट्टी बनती है। तो काली मिट्टी उपयोगी किसके लिए होती है? कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। ओके,
तो पूरे क्षेत्र को काली कपास मिट्टी द्वारा कवर किया जाता है, जिसे रेंगुर के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और थोड़ा नॉलेज, वो दोनों चीज़ें अवेलेबल करा रही हूँ मैं। और फिर भी कोई क्वेरीज है कि ये छूट गया तो वो मुझे कमेंट कर देना, ओके। और कर्नाटक का जो पठार नेक्स्ट है, इसे मैसूर पठार के रूप में भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान था यहाँ का मैसूर का, ठीक है। तो वही उसने अपनी राजधानी वगैरह रंगपट्टनम और ये बनाई थी। कर्नाटक का युद्ध भी शायद पढ़ा होगा आपने, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो चिकमंगलूर जिले में बाबा बूडन की पहाड़ी पर मुलनगिरी है, ठीक है। याद रखना, मैं जो कर्नाटक का पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी मुलनगिरी है। और कौन सी हिल्स में, वो बाबा बूडा नहीं, बाबा बूदन हिल्स में पड़ती है। और ज़िला है चिकमंगलूर। अगर चिकमंगलूर ज़िला किस में है तो वो कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है तेलंगाना का पठार। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 500 से 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसका दक्षिणी भाग अपने उत्तरी समकक्षी तुलना में अधिक है, ठीक है। और इसका कारण 3 नदी प्रणाली हैं इसमें, गोदावरी, कृष्णा और पन्नेरू इस नाम से है। तो 3 नदी प्रणाली गोदावरी, कृष्णा और पनेरू या पेन्नेरू है। नेक्स्ट है लास्ट इसमें छत्तीसगढ़ मैदान। ये दक्कन ट्रैप का यानी दक्कन के पठार का लास्ट है छत्तीसगढ़ का मैदान। तो मैदान नाम से आता है लेकिन प्रायद्वीपीय पठार का भाग है ये, ठीक है। एक मेघालय वाला ध्यान रखना, मेघालय है पूर्वोत्तर का, लेकिन वो आता है प्रायद्वीप का भाग है, क्योंकि अलग हुआ है वो मालदा गैप से अलग हुआ है। और ये दक्षिण वाला छत्तीसगढ़ का मैदान है, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो ये जो मैदान है वो केवल नाम के लायक है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और इसमें उड़ीसा हिल्स में और मैकाले हिल रेंज के बीच में ये स्थित है। यानी जो इसकी जो छत्तीसगढ़ की रेंज है, बेसिन है, वो उड़ीसा हिल्स और मैकाले रेंज के बीच में स्थित है। अगर मैदान की सामान्य ऊंचाई देखी है तो पूर्व में 250 मीटर से लेकर पश्चिम में 330 मीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे बोल देना, जो चीज़ समझ में ना आए, ठीक। और अपनी तो पूरी कोशिश की है मैंने इसमें ख़त्म करने की। और कल के लिए पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। इसके बाद पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, पहाड़ियों के बाद में ये भी देखेंगे किधर कौन सी नदी तो खैर नहीं मिल सकती क्योंकि बहुत बड़ा जाल बन जाएगा। पहाड़ियाँ और उसके साथ साथ में मैदान ऊपर वाला कहाँ से कहाँ तक किसकी बाउंड्री लगती है, और साथ ही साथ में प्लेट्यू पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।